वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो। सो आज है 15th ऑफ जनवरी। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे मालदीव्स की, बिकॉज मालदीव्स टिक नहीं रहा है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूज़ू ने इंडिया के लिए एक डेडलाइन दे दी है कि 15 मार्च तक मालदीव्स के अंदर जो इंडिया के मिलिट्री पर्सोनल्स हैं उन्हें मालदीव से विड्रॉ किया जाए। देखिए, ये इशू लगातार चलता हुआ आ रहा है। सितंबर में मालदीव्स के ये नए प्रेसिडेंट आए थे। आती सार जैसे ही वो प्रेसिडेंशियल चेयर पे आते हैं तब से ही ये इशू शुरू हो गया था कि मालदीव्स के अंदर जो इंडिया के मिलिट्री पर्सोनल्स हैं उन्हें वहाँ से विड्रॉ किया जाए। और इसे लेकर अब मेजर अपडेट ये आया है कि उन्होंने एक डेडलाइन सेट कर दी है इंडिया के लिए। तो इसकी डिटेल्स हम देखेंगे। देन हम बात करेंगे एक वोल्केनिक इरप्शन की। तो रिसेंटली इंडोनेशिया के अंदर जो माउंट मेरप्पी है ये इरप्ट हुआ है और काफ़ी वायलेंट इरप्शन थी। 150 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। इसकी डिटेल्स देखेंगे। देन हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट हमारे पास ये आया है कि अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 एक ऐसा साल था जिसमें लैंड और सी दोनों को अगर देखा जाए तो अब तक के सबसे हॉटेस्ट डेज, सबसे गर्म दिन 2023 में थे। वैसे भी हम इससे पहले अलग अलग रिपोर्ट्स देख चुके हैं और बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये कह रही हैं कि 2023 वाज द वार्मेस्ट ईयर। एंड अब हमारे पास एक और नई रिपोर्ट आई है जो ये कह रही है कि लैंड और सी दोनों पे ही 2023 में सबसे ज़्यादा गर्म दिन थे। तो इसकी डिटेल्स देखेंगे यहाँ पे। एंड देन वी गोना टॉक अबाउट इंग्लिश चैनल। देखिए, जब हम माइग्रेशन ट्रेंड देख रहे हैं, ये हम कुछ ही दिन पहले डिस्कस भी हम कर रहे थे, तो एक माइग्रेशन का बहुत बड़ा फ्लो हो रहा है फ्रॉम फ्रांस टूवर्ड्स यूके। ठीक है, और वहाँ पे जो एक वाटर बॉडी आती है दैट इज़ योर इंग्लिश चैनल। तो उस इंग्लिश चैनल को बोट्स में बैठ बैठ के जो लोग हैं वहाँ पे क्रॉसिंग कर रहे हैं, इलीगल वहाँ पे यूके के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते बहुत बार मिस हैपनिंग भी हो जाती है। और उसी की न्यूज़ आज भी आई है, 5 माइग्रेंट्स डाई ट्राई क्रॉस दी चैनल इन फ्रीजिंग कोल्ड। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज़। तो इसकी डिटेल्स देखेंगे। एंड लास्टली वी गोना टॉक अबाउट अ प्रोजेक्ट विच इज़ इन ट्रबल्ड वाटर्स। यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया के कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं मालदीव्स के बारे में। आप यहाँ पे देखिए इस आर्टिकल की हेडलाइन क्या है, म्यूज़ू सेट्स डेडलाइन फॉर इंडिया टू विड्रॉ ट्रूप्स। ठीक है, यहाँ पे उसी इंडिया के मिलिट्री पर्सोनल्स की बात हो रही है जो कि मालदीव्स के अंदर पोस्टेड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप अलग अलग पर्सपेक्टिव देखिए। इंडिया की तरफ से अभी तक इंडिया ने ये स्टेटमेंट दी है कि दोनों ही कंट्रीज़, इंडिया और मालदीव्स, मिलकर इस इशू के ऊपर एक म्यूचुअली वर्केबल सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये इंडिया की तरफ से आ रहा है, कोई भी आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन मालदीव्स ने ऑन कॉन्ट्रेरी ये कहा है कि नो, यहाँ पे क्या होने वाला है, एक फास्ट ट्रैक विड्रॉवल होने वाला है कि मालदीव्स में जो इंडिया के मिलिट्री पर्सोनल्स हैं उनको वहाँ से विड्रॉ किया जाए। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बात की कि ये जो ट्रूप्स का विड्रॉवल का इशू है ये पिछले साल से ही चलता आ रहा है। अच्छा, इससे भी पहले अगर हम देखें, जो मालदीव्स के अभी प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद म्यूज़ू, इनके इलेक्टोरल प्लेज में भी ये शामिल था कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो सबसे पहले वो मालदीव्स के अंदर जो इंडिया के मिलिट्री प्रेजेंस है उसे रिमूव करेंगे। और जैसे ही सितंबर में इनको चेयर मिलती है, पहली ही स्टेटमेंट आकर वो यही देते हैं इंडिया की तरफ से। ठीक है, ये तो बैकग्राउंड आ रहा था और अब इन्होंने ये कह दिया है कि 15 मार्च तक इंडिया के जो मिलिट्री पर्सोनल्स हैं उनको विड्रॉ किया जाए। तो एक डेडलाइन यहाँ पे इशू कर दी गई है ना। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिया के मिलिट्री ट्रूप्स मालदीव्स के अंदर स्टेशन क्यों हैं। तो देखिए, बेसिकली इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट होता है जिसके तहत इंडिया के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको मालदीव्स के अंदर स्टेशन किया जाता है। 2 इंडियन हेलीकॉप्टर्स हैं जो मालदीव्स को दिए गए हैं एज पार्ट ऑफ द बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। और ये इंडिया के लिए नहीं वहाँ पे गए हैं, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए नहीं है, रादर ये हेलीकॉप्टर्स मालदीव्स को असिस्ट करने के लिए भेजे गए हैं।
मालदीव्स के अंदर जो मैरीटाइम सर्वेलेंस होता है उसके अंदर ये इंडियन हेलीकॉप्टर्स हेल्प करते हैं। कोई सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वहाँ पे यहाँ पे हेल्प की जाती है। एंड किसी भी तरह के मेडिकल इवैक्यूएशंस के लिए इन हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया जाता है। ये बहुत अलग अलग सिचुएशंस में मालदीव्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं। एंड इन्हीं को मेंटेन करने के लिए इंडिया की जो टीम है, जिसमें पायलट्स हैं, मेंटेनेंस क्रू है, जो इनके ऑपरेशनल रेडीनेस को मेंटेन करके रखते हैं, उसके लिए इंडिया के जो पर्सोनल्स हैं उन्हें वहाँ पे स्टेशन किया गया है। लेकिन मालदीव्स जो कि चाइना के साथ अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स को बैलेंस करना चाहता है, इसको देखते हुए इंडिया के जो ट्रूप्स हैं उनके विड्रॉवल की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि अगर इंडियन ट्रूप्स को रिमूव किया जाता है तो डेफिनेटली मालदीव्स अपना जो डिप्लोमेटिक कार्ड है वो चाइना की तरफ, चाइना से रिलेशन बनाने के लिए बाकी कंट्रीज़ इंडिया के साथ उसे लूज़ कर सकता है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इससे मालदीव्स की जो रिलेशंस हैं वो फ्रांस और यूएस से भी बिगड़ सकते हैं। ठीक है, एंड देखें, अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो इंडिया ने हमेशा से ही मालदीव्स के साथ एक सपोर्टिव रिलेशन बना के रखा है। हमने उसे हमेशा एक इंडिया एक बड़े भाई के जैसे रहा है मालदीव्स के लिए। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस रहे। 1988 में इंडिया ने मालदीव्स के लिए ऑपरेशन कैक्टस जो था वो वहाँ पे किया। 2004 में जब सुनामी आई तब इंडिया ने मालदीव्स की बहुत हेल्प की। और इवन रिसेंटली जो कोविड पैंडमिक था उसमें भी इंडिया ने मालदीव्स की काफ़ी सपोर्ट की है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब ये इंडियन ट्रूप्स की रिमूवल जो हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें पीछे चाइना का एक डायमेंशन आता है कि मालदीव्स की ये कोशिश है कि वो चाइना के साथ अपनी डिप्लोमेटिक बैलेंस बना के रखे, लेकिन अल्टीमेटली इससे जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ, फ्रांस और यूएस के साथ भी स्ट्रेन हो सकते हैं। अब इंडिया क्या कर सकता है? देखो, इंडिया की ऑलरेडी इंडियन ओशन रीजन में बहुत सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। हम अपने ट्रूप्स को रिलोकेट कर सकते हैं, हम अपने रडार स्टेशंस को और इन्हांस कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक आइलैंड देखिए। सबसे पहले मालदीव्स के बिल्कुल नॉर्थ में ये जो आइलैंड्स हैं ये इंडिया के हैं। दीज आर आर लक्षद्वीप आइलैंड्स। और यहाँ पे आपको बिल्कुल मिनी कॉय मिल जाएगा और ये लैकाडीव आइलैंड्स मिल जाएंगे। ये लैकाडीव आइलैंड हमारे लिए एक बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ पे हम अपने ट्रूप्स को रिलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया की जो पोजीशन है इंडियन ओशन रीजन में, उससे इंडिया को खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि मालदीव्स, इंडिया जो कि उनका एक बिगेस्ट सपोर्टर रहा है, उसके साथ अपने रिश्ते स्ट्रेन करता जा रहा है। तो देखते हैं कि इस इशू को लेकर हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या स्टेटमेंट इशू करती है। वो हम अपडेट्स में देखते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आर्टिकल ज्योग्राफी के फिनोमेना पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एक वोल्केनिक इरप्शन की बात कर रहे हैं। तो इंडोनेशिया के अंदर एक वोल्केनो है जिसका नाम है माउंट मेरप्पी। ठीक है, और ये जो माउंट मेरप्पी है ये दोबारा इरप्ट हो चुका है। ठीक है, ये जो माउंट मेरप्पी है ये सेंट्रल जावा के अंदर लोकेटेड है। और जब आप देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, तो जावानीज लैंग्वेज में मेरप्पी का मतलब होता है माउंटेन ऑफ फायर, जो कि बहुत एडिक्वेटली इस वोल्केनो का नाम इसको डिस्क्राइब भी करता है। क्योंकि जो माउंट मेरप्पी है, दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव एंड वेरी पेरिलिशियस वोल्केनो एज वेल। बहुत ही फ्रीक्वेंट और बहुत वायलेंट इरप्शंस यहाँ से होती हैं। सो इज़ द नेम मरप्पी द माउंटेन ऑफ फायर। बहुत सिग्निफिकेंट इरप्शन हुई थी 2010 में। काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव डैमेज यहाँ पे हुआ था आसपास के एरिया के अंदर। हालांकि यहाँ पे डेंजर है, हाईली एक्टिव एरिया है, बट फिर भी ये एक बहुत ज़्यादा हाईली गॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। अब आप यहाँ पे इसके बारे में कुछ चीज़ें समझें। हमने कुछ दिन पहले भी वोल्केनो की बात की थी, जब इंडोनेशिया में एक और माउंट पे वोल्केनिक इरप्शन हुई थी। क्वेश्चन आता है कि इंडोनेशिया में इतनी वोल्केनिक इरप्शंस क्यों होती हैं, और उसका हम एक 3 शब्दों में आंसर लिख देते हैं, दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्योंकि आपका जो इंडोनेशिया है ये वर्ल्ड का जो सेस्मिक हॉटस्पॉट एरिया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है। और यहाँ पे 120 एक्टिव वोल्केनोज कम से कम हैं और जो बहुत फ्रीक्वेंटली इरप्ट करते हैं, एंड देयरफॉर वोल्केनिक इरप्शन की डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 2 बड़े रीजंस हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को तो आप जानते ही हैं, ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में आप पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगी इसके बारे में। तो हमारे पास ये आप देख सकते हो, ये एक हॉर्स शू शेप्ड बेल्ट है।
जो कि आपके पैसिफिक ओशन के अराउंड ये हॉर्स शू शेप जो बेल्ट है ये रन करती है। तकरीबन 40,000 किलोमीटर का ये एरिया है जहाँ पे ये रीजन है, जहाँ पे आपके पास वर्ल्ड के 75% एक्टिव वोल्केनोज आपको इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे मिलेंगे और 90% ऑफ द अर्थक्वेक्स जो अर्थ पे आते हैं वो सब इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के रीजन में आते हैं। रीज़न बीइंग यहाँ पे आपके पास बहुत सारी प्लेट मूवमेंट्स होती हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट्स यहाँ पे बहुत एक्टिव हैं। आपकी एक बड़ी प्लेट है यहाँ पे पैसिफिक प्लेट, फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नास्का प्लेट, कोकोस प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास यूरेशियन प्लेट आ जाती है। देयर आर सो मेनी प्लेट्स ओवर हियर जो आपस में यहाँ पे इंटरैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है और अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस आते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत सारे एरियाज को इन्फ्लुएंस करता है। आप यहाँ पे देखो, ये जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, आपका फिलीपींस, उसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपका यूएसए, कनाडा, साउथ अमेरिका का जो एरिया है, ये बेल्ट इस पूरे रीजन से पास करती है। देखो, अर्थक्वेक जब आ रहे हैं और वोल्केनिक इरप्शन जब हो रही है, तो वोल्केनिक इरप्शन से क्या होता है कि आपके पास एनर्जी और मिनरल्स के जो अबंडेंस है वो भी साथ में आती है। तो डेफिनेटली इस एरिया के अंदर आपको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी मिलते हैं, ठीक है जी। देन बात करते हैं इंग्लिश चैनल के बारे में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज़। अब हमने डायमेंशन तो देख लिया कि किस तरह यहाँ पे इलीगल क्रॉसिंग करने की कोशिश की जाती है इंग्लिश चैनल को। इंग्लिश चैनल है कहाँ पे? सबसे पहले आपने ये समझना है कि ये है आपका अटलांटिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन की एक आर्म है जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को एक दूसरे से सेपरेट करती है। तो मतलब इस चैनल के नॉर्थ में आपको मिलेगा यूनाइटेड किंगडम और इसके साउथ में आपको मिलेगा फ्रांस और बीच में है इंग्लिश चैनल, ठीक है। और साथ ही में आप एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे आ जाती है नॉर्थ सी, ठीक है। आप देखो, इसके इस तरफ आ जाएंगे आपके नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे कंट्रीज़, और इसके वेस्टर्न साइड पे आ गया यूके। इनके बीच में आता है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट। क्या नाम है स्ट्रेट का? द स्ट्रेट इज स्ट्रेट ऑफ डोवर। देखें, लगातार ये जो स्ट्रेट्स हैं ये न्यूज़ में हैं। हमने रेड सी एरिया की स्ट्रेट्स देखी थी, हमने वेस्ट एशिया की स्ट्रेट्स को कवर किया था। सिमिलरली नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जो कनेक्ट करता है दैट इज़ योर स्ट्रेट ऑफ डोवर। याद रखेंगे इस बात को। दिस इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग एरियाज इन द वर्ल्ड, ठीक है। जिस तरह हम सुएज की बात कर रहे थे, रेड सी की रूट की बात कर रहे थे, सिमिलरली ये भी वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट है। ये जो इंग्लिश चैनल है, दिस वॉज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिससे कि जो ब्रिटेन था इसको एक नेवल सुप्रीमेसी मिली थी। ये एक नेवल सुपर पावर बन पाया था बिकॉज ये इसको टच करता है, एक सिग्निफिकेंट शिपिंग एरिया को ये बॉर्डर करता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसने ये कहा है कि 2023 में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट डेज रहे हैं लैंड और सी पे। तो कौन सी रिपोर्ट है ये, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट आई है विच इज़ कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, C3S बोल देते हैं इसको, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। तो इन्होंने ये कहा है कि 2023 पिछले अगर आप 1 लाख साल देखें तो अब तक का वार्मेस्ट ईयर रहा है। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसके पीछे? तो सबसे बड़ा फैक्टर तो देखो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल है ये लगातार एस्केलेट होता जा रहा है एंड दिस इज़ प्लेइंग वन ऑफ द बिगेस्ट रोल इन दिस। इसके अलावा और भी एडिशनल फैक्टर्स हैं। हमारे पास एक नेचुरल फिनोमेना जाता है जिसका नाम है एल नीनो, ठीक है। एल नीनो बेसिकली क्या है? आपका जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन है इसकी टेम्परेरीली यहाँ पे वार्मिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और जिसके चलते जो ग्लोबल वेदर पैटर्न है वो इफेक्ट होता है। हम जानते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मानसून है वो यहाँ पे एडवर्सली इफेक्ट होता है, मानसून से होने वाली बारिश कम हो जाती है। तो सिमिलरली ये ग्लोबल वर्ल्ड पैटर्न का जो वेदर पैटर्न है उसे इफेक्ट करता है। और साथ ही में जो आर्कटिक एरिया है, जो आपके सदर्न ओशन है, इंडियन ओशन है, इसे ये प्रीडोमिनेंटली इफेक्ट करता है। अब वार्मिंग है, अब देखो हो क्या रहा है, वार्मिंग हो रही है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लैंड और सी पे सबसे ज़्यादा आपको हॉटेस्ट डेज 2023 के साल में मिले हैं, ठीक है।
अब अगर हम कुछ वैल्यूज़ देखें तो ध्यान से देखो, 2023 का अगर हम एवरेज टेम्परेचर देखें तो वो कुछ 14.98 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर 14.98 डिग्री सेल्सियस था। अगर हम इससे पहले कहते थे कि 2016 जो है वो बड़ा वार्म ईयर था, तो अगर हम 2016 से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में भी ये 0.17 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स नो डाउट ये 2016 को पीछे छोड़ 2023 वार्मेस्ट ईयर बना। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें कि प्री इंडस्ट्रियल एवरेज से कितना वार्मर था, अब देखो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप आज के टाइम के जितनी भी क्लाइमेट समिट्स हो रहे हैं, जितनी भी मीटिंग हो रही है, स्पेशली अगर हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो हर जगह हम क्या कह रहे हैं कि हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जो टेम्परेचर था उससे सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो इंक्रीज़ है वहाँ तक ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करेंगे। यही टारगेट है हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस का। तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं प्री इंडस्ट्रियल एवरेज से तो 2023 का टेम्परेचर 1.48 डिग्री सेल्सियस वार्मर था। इट इज़ वेरी क्लोज टू 1.5। ऑलरेडी हम 1.5 के बहुत पास पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से हमें क्लियरली शो करता है कि किस तरह हमें हमारे मिटिगेशन स्टेप्स को इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी चार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम चार्ट नंबर 1 यहाँ पे देखें तो क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे आपको मंथली ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर दिया है। ठीक है, तो कंपेयर किया है यहाँ पे आपको 1991 से लेकर 2020 का जो एवरेज है वहाँ पे ये अनोमलीज शो की हैं। और आप देख सकते हैं कि हर मंथ में, हर चाहे आप जून से लेकर दिसंबर तक की बात करें, 2023 was warmer than any of the previous year on record। ये है 2023 की लाइन, and it is warmer than any month or any year। ठीक है जी, तो ये एक चीज़ यहाँ पे दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस फिर आपके पास एक चार्ट नंबर 2 है, ये वाला चार्ट नंबर 2। इसमें आपको वो ईयर शो किए गए हैं जहाँ पे प्री इंडस्ट्रियल एवरेज के कंपैरिजन में कितनी डेविएशन रही है। ठीक है, तो इसमें रेंजेस बनाई गई हैं। एक रेंज रखी गई है 1 डिग्री टू 1.25, 1.25 टू 1.5 एंड 1.5 से ज़्यादा ये डेविएशंस रखी गई हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर हम 2023 की बात करते हैं तो 2023 के अंदर आपके पास जो 1 डिग्री से ज़्यादा वाली जो डेविएशन है वो तो रही ही रही है। ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड जो था 2019 का वो 363 ऐसे दिन थे, लेकिन 2023 में ड्यूरिंग 2 days द टेम्परेचर डेविएशन वाज इवन ओवर 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो रेड लाइन है ये आपको शो कर रही है कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर कब रहा। उससे जो थोड़ी सी ये वाली लाइन है ये आपको शो कर रही है 1.25 से लेकर 1.5, और ये आपको शो कर रही है 1 डिग्री टू 1.25। ठीक है, तो आप देख सकते हैं देयर आर सो मैनी, कितने नंबर हैं ऐसे जहाँ पे जो टेम्परेचर है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था। ठीक है जी, सिमिलरली आपके पास चार्ट 3 आ जाता है जिसमें अगेन ग्लोबल सी टेम्परेचर आपको शो किया गया है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 2023 का जो टेम्परेचर है ये अब तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहा है। चार्ट नंबर 4 जो है यहाँ पे ये आपको शो कर रहा है कि एंटार्क्टिक जो सी आइस है उसमें किस तरह का डेली एक्सटेंट रहा है। तो आप यहाँ पे देखो कि 2023 के जो 8 मंथ्स हैं वहाँ पे जो एंटार्क्टिक आइस है इट हैज़ रिकॉर्डेड लो एक्सटेंड। सबसे कम एक्सटेंड आपको कहाँ पे मिल रही है 2023 में। क्यों? बिकॉज जब वार्मिंग ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग ज़्यादा होगी। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको शो कर रही हैं कि किस तरह 2023 एक वार्मेस्ट ईयर था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट की, अ प्रोजेक्ट विच इज़ इन ट्रबल्ड वाटर्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। देखिए, दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। स्पेशली अगर हम देखें जो आपके पैडी कल्टीवेशन का जो एरिया है यहाँ पे, उसमें फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बहुत इन्हांस हुई है।
तेलंगाना के अंदर पिछले 5 सालों में इसने बहुत सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इंक्रीज़ की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंट्रोवर्सीज से घिरा हुआ है ये कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। हाल ही में जब वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं तेलंगाना में, तो कांग्रेस ने रिसेंटली पावर में आ गई है तेलंगाना में, लेकिन कांग्रेस हैज़ बीन अपोजिंग दिस प्रोजेक्ट। तो एक तरह का कंट्रोवर्सी घिरी हुई है यहाँ पे, एंड बहुत सारे ये भी एलिगेशंस इरप्ट हुई हैं कि यहाँ पे इंजीनियरिंग लैप्सेस हुए हैं और कुछ 1.5 लाख करोड़ की करप्शन भी यहाँ पे एज्यूम की गई है। देखिए, इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, हमने बात करनी है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में। इसके कुछ की पॉइंट्स हमें मालूम होने चाहिए। सबसे पहली बात, ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, तो याद रखेंगे दिस इज़ लोकेटेड ऑन गोदावरी रिवर। दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें इरिगेशन के लिए भी वाटर जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ड्रिंकिंग के लिए वाटर जो प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें तेलंगाना के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आ जाएंगे, एंड हैदराबाद और सिकंदराबाद वाला जो एरिया है वहाँ पे इरिगेशन और ड्रिंकिंग के लिए जो वाटर है वो सप्लाई किया जाएगा। इसकी शुरुआत होती है जून 2019 में, और इनिशियली कॉस्ट एस्टिमेट की जाती है 80,000 करोड़, लेकिन अगेन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज अराउंड 1 लाख करोड़। तो बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। इसके अगर हम मेजर डिटेल्स देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बैरेजेस हैं, जैसे कि मेडीगाडा, अन्नाराम एंड सुंदिला। ये कुछ मेजर बैरेजेस हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है, बिकॉज सबसे पहली बात, तेलंगाना को यहाँ से वाटर दिया जाएगा जहाँ पे गोदावरी, 2 नदियों का कन्फ्लुएंस होता है गोदावरी के साथ। तो वहाँ पे उस पॉइंट पे जहाँ पे 2 रिवर्स दे विल दे विल हैव कन्फ्लुएंस विद गोदावरी, तो वहाँ पे एक बैराज बनाया जाएगा एट मेडीगाडा। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक रिवर्स पंपिंग है। यहाँ पे रिवर्स पंप करके जो वाटर है वो मेन रिवर गोदावरी में डाला जाएगा और फिर इसको डाइवर्ट किया जाएगा थ्रू लिफ्ट्स एंड पंप्स। तो एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम यहाँ पे बनाया जाएगा, अलग अलग रिजर्वॉयर्स का, वाटर टनल्स का, पाइपलाइंस और कनाल्स के थ्रू ये जो लिफ्ट है, जो पंप्स हैं, उसके थ्रू ये पूरा का पूरा लिफ्ट प्रोजेक्ट जो है ये तैयार होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।